पहला पॉइंट लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन जो हेलोअरीन है ये दिखते कैसे हैं, ये फिजिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। ठीक है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन से होती है। सबसे पहले लिखो दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपने लिखा दे आर कलरलेस। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपने लिखा कलरलेस। क्या आपको इसका मीनिंग पता है? हाँ, मतलब रंगहीन होते हैं। ठीक, कोई रंग नहीं है इनमें। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट, दे आर स्वीट स्मेलिंग, दे आर स्वीट स्मेलिंग, दे आर स्वीट स्मेलिंग, एक बहुत ही सुंदर सुगंध आती है इनमें से। ठीक है, दे आर स्वीट स्मेलिंग। अब ये तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्या ये तो बस इसको लिखने की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। नेक्स्ट लिखो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड्स, पूरा लिखो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड्स आर कलर्ड। थोड़े से जो कलर प्रेजेंट है वो ब्रोमीन और आयोडीन में, जैसे कल हमने एक ब्रोमीन वाटर सुना था तो उनमें थोड़े कलर आते हैं, बाकी थोड़ी और चीजों में। ठीक है, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड्स आर कलर्ड। नेक्स्ट लिखो लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे हेलोएल्केन जिसमें कार्बन कम होंगे। तो लिखो लोअर मेंबर्स आर गैसेस, जो कम कार्बन वाले उसमें वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, आर गैसेस। वेयर एज हायर मेंबर्स आर, वेयर एज हायर मेंबर्स आर, मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड सॉलिड, वेयर एज हायर मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड सॉलिड। होप्स आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा लिक्विड और सॉलिड का। इतना समझ में आया, लोअर और हायर मेंबर। लोअर मेंबर मतलब ऐसी चीजें, ऐसे हेलोएल्केन जिसमें कार्बन कम है, और हायर मेंबर मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा है। कोई दिक्कत इतने में किसी को? ठीक है, और ऐसा क्यों होता होगा सोचो जरा, बताओ क्यों होता होगा ऐसा कि जो लोअर मेंबर है वो गैसेस क्यों है, बताओ। अगर कार्बन कम होंगे तो फोर्स भी कम लगेगी, वहां पे पार्टिकल भी कम पाए जाएंगे, पार्टिकल कम होंगे तो गैसेस होंगे, और जब पार्टिकल बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, लिक्विड, और बढ़ेंगे तो सॉलिड। ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिएगा, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी। इसमें पॉइंट में फोर्थ पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा इसमें डालना सॉल्युबिलिटी। इसके अंदर लिखाऊंगा मैं आपको क्या है सॉल्युबिलिटी में, लिखिएगा, लिखो सॉल्युबिलिटी में एक ही लाइन में आपको हमेशा याद दिलाऊंगा, और याद रखें आपने क्या, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो लाइक डिसॉल्व लाइक वाली लाइन याद रखना। लाइक डिसॉल्व लाइक क्या होता था, आपने 11th में ही पढ़ा था, क्या होता था लाइक डिसॉल्व लाइक, किसी को याद है? पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में। ठीक है, मतलब पोलर पोलर मतलब चार्ज वाले चार्ज, जैसे नमक है, नमक पानी में इसलिए घुलता है क्योंकि नमक भी पोलर है और पानी भी पोलर है, दोनों चार्ज में टूटते हैं ना, दैट्स व्हाई दोनों घुल जाते हैं। पानी में तेल क्यों नहीं घुल पाता? क्योंकि तेल एक नॉन पोलर है और पानी एक पोलर है, तो वो दोनों आपस में नहीं घुलते। ऐसा बेसिक फंडा होता है कि जिस जो होगा वो वैसों में घुलेगा, पोलर पोलर में घुलता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा हेलो एल्केन्स आर, हेलो एल्केन्स आर, देखो लिखो इसमें, हेलो एल्केन्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, हेलो एल्केन्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत कम घुलते हैं। और घुलते कम क्यों ऐसा पूछा जाए तो मैं इसका रीजन भी लिखाऊंगा, लिखिएगा लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, बिकॉज क्यों कम घुलते, इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना हो तो कभी भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है, घुलने का क्वेश्चन, तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक सुनना, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, हाइड्रोजन पानी के साथ बॉन्ड बना लिए तो अच्छे से घुलेगा, और पानी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए तो अच्छे से नहीं घुलेगा। तो लिखिएगा बिकॉज दे आर अनेबल, बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, because they are unable to form hydrogen bonds with water, because they are unable to form hydrogen bonds with water। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में असमर्थ होता है ना भाई।
ठीक है, विथ वाटर लिख दिया। नेक्स्ट लिखो, ये आपकी एक सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अगली लिखो डेंसिटी। अगली लिखो बेटा डेंसिटी। डेंसिटी में लिखेगा, लिखो डेंसिटी में लिखो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी को पता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो अगर मैं आपको बोलूं आपके पास ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सबसे ज्यादा मास किसका होगा? सबसे ज्यादा मास किसका होगा? किसका होगा सबसे ज्यादा मास? सबसे नीचे जो आता है उसका मास सबसे ज्यादा होता है, यानी आयोडीन। उसी ऑर्डर में तो लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे नीचे आता है, इसका मास सबसे ज्यादा है। ये है ऑर्डर ऑफ मास, ये है मास का ऑर्डर। मास अगर बढ़ता है, एटॉमिक मास या मास बढ़ता है, तो डेंसिटी भी बढ़ती है। कारण डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जनरल फंडा लिखो ऐसे ताकि याद रहे। लिखो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी करके इसको लिख देना। गुड। अगला लिखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं क्वेश्चन ही, एक पॉइंट है अगला। लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा आपको। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग होगी, इसके अंदर क्वेश्चन लिखिएगा वाई। क्वेश्चन लिखिएगा वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ haloalkane is greater than alkane. Why? Melting point and boiling point of haloalkane is greater than alkane. क्या बोल रहा है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका? किसका? हेलोएल्केन का ज्यादा है। किससे? एल्केन से। सवाल समझ में आया कि अगर आपके सामने सवाल दिया जाए, एक बना दिया जाए एल्केन, एल्केन दिखता है ऐसे, देखना तभी समझ में आएगा। ये CH3 और ये CH3 इथेन, और इसके साथ घोल दिया हमने, एक कंपेयर करने के लिए रख दिया हमने। ये किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? वो कह रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। समझ में आया? कंपैरिजन किस किस के बीच में कर रहा है? दिस इज योर एल्केन, सिंगल बॉन्ड एकदम प्यार से देखो, और ये आपका हेलोएल्केन है। हेलोजन है ना इसमें, Cl। चलिए ऐसे बनाना, तब कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन स्टडी बेस्ट होती है, आप कंपेयर करेंगे साथ साथ। लिखिए ऐसे, बनाओ स्ट्रक्चर साथ साथ, एल्केन और हेलोएल्केन बनाइए, तब जाके हम फंडा समझेंगे ऐसा क्यों होता है। रीजन, रीजन बहुत सिंपल होगा। अरे 2 कार्बन का है। गुड वन। अभी और भी चीज है, बट एक और फैक्टर आएगा ना। चलिए शुरू करें। देखिए क्या जरा, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। आप एक बार बताओ, इन दोनों को जो अलग कर रहा है, कौन सा एलिमेंट अलग कर रहा है? आप खुद बताओ क्या अलग है दोनों में। इसके पास Cl है, इसके पास Cl नहीं है, यही तो अंतर है दोनों में। Cl की वजह से ये जो बॉन्ड है वो आयनिक बन जाता है। क्या बन जाता है? आयनिक। क्योंकि Cl आपको पता है ना साथ माइनस चार्ज लेके आएगा, Cl नेगेटिव होता है। यहाँ तो हाइड्रोजन तो नॉर्मल एलिमेंट है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना, ये हम सबको पता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, ये आयनिक नेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, मोर, और यहाँ आयनिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट क्या आयनिक? ये आपको सबको पता होना चाहिए। कोवेलेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है क्या आयनिक? आयनिक, क्योंकि चार्ज वाली फोर्सेस लगती है। क्लियर है? मैंने आपको 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था आयनिक और कोवेलेंट का डिफरेंस। आयनिक बॉन्ड हमारा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बेटा? स्ट्रांग बॉन्ड। और कोवेलेंट वीक होता है, तो इसमें लिखेंगे वीक और इसमें लिखेंगे स्ट्रांग। पहले देख लो फिर आराम से लिखना। ये 2 फैक्टर समझ में आए?
आपको कोई चीज पूछनी है आराम से पूछना, ठीक है। फैक्टर्स देखो आराम से। जल्दी 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 लिखिए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। लिखो, बिकॉज हेलो एल्केन हैव मोर मॉलिक्यूलर मास। सही बात है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। उसके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का खुद का मास कितना है? 35.5। बाकी हाइड्रोजन का एक एक है, याद रखना है बात, ठीक है। मोर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कॉमा कॉमा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है ना। डन। इसीलिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लिख लो एग्जाम में आराम से, डाइपोल डाइपोल। जितना ज्यादा लिखो उतना अच्छा। नेक्स्ट लिखो बेटा, हिंट डालिए इसका। केसेस ऑफ ब्रांचिंग, केसेस ऑफ ब्रांचिंग, केसेस ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के केसेस में आपको बता रहा हूं। केसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ब्रांचिंग काटो, बॉइलिंग पॉइंट लिखो, माफ कीजिएगा। देखो केसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कर दो सर। केसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के सारे केसेस मैं आपको बता रहा हूं, आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो गया। इधर देखिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, अगर आपने एक बार देख लिया आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कक्षा 11वीं में एक बात बता दी थी और मैं दोबारा बता रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। किसी को याद है दो बातें? बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पर डिपेंड करता है, बताओ आपको पता है? पहला एग्जांपल ऐसा है, एक कटोरी पानी और एक पतीला पानी है, कौन जल्दी बॉईल होगा? कटोरी वाला, है ना। सही बात है। तो अगर मास ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा जाएगा, ज्यादा बॉईल करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है मास के। किसके डायरेक्टली होता है? मास के। पहला फैक्टर समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली है? मास के। जितना ज्यादा मास बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। कम चीज को बॉईल करने के टेम्परेचर भी कम लगेगा, ज्यादा चीज को बॉईल करने के टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा। दूसरा फैक्टर आता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के। इनवर्सली होता है किसके? ब्रांचिंग के। मतलब जिसका जितना ज्यादा ब्रांचेस खुले हुए होगा, जो जितना खुला हुआ होगा उसको बॉईल करना उतना आसान है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम है। क्लियर हो गया? इसलिए घर में पानी जब गिरता है तो पानी फैला देते हैं ना, ताकि ब्रांचिंग हो जाए, फैल जाए वो। जब वो फैलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हल्का सा टेम्परेचर दोगे वो उड़ जाएगा, बॉईल हो जाएगा। क्लियर है? शुरू करें। ये दो चीजें आपको याद रखनी, ये दो अगर आपको बातें याद है आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पेपर में आया ऐसा, CH3Cl और CH3 है, पहले देखना, लिखना नहीं कोई भी, पहले सुन लो। ये कंपाउंड आ गए और बोला है इन सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? चार आ गए, ठीक है। अब आपको कंपैरिजन क्या डिफरेंस लग रहा है इन चारों में, मुझे बताओ क्या डिफरेंस है चारों में? हेलोजन अलग अलग है। यहाँ पे हेलोजन कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ और यहाँ आयोडीन।
किसका मास सबसे ज्यादा होगा? आयोडीन का स्ट्रक्चर मास है ना, तो इसलिए आयोडीन का मास ज्यादा है। इधर से इधर जाने पे एक बात पता लगी कि मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मास। अगर मास ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आया? CH3 आएगा। कोई दिक्कत इसमें? पहला केस समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे ब्रांचिंग का रोल ही नहीं ना। ब्रांचिंग तो तब होती है अगर कार्बन ज्यादा भी होते। एक एक तो कार्बन क्या ब्रांचिंग करेंगे? क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल कॉन्सेप्ट है, मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पहला केस बनाओगे, ये केस 1 हो गया आपका। केस 1 है आपका डिफरेंट हेलोजन। केस 1 है आपका डिफरेंट हेलोजन। ये हेलोजन अलग अलग है। लिखो, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ। रीजन समझ में आया? मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। प्लीज साथ साथ लिखिए। हो गया? कुछ पूछना इस वाले में? अगला लिखिए, अगला लिखिए केस 2। केस 2 लिखो। सेम हेलोजन, हेलोजन सेम है इस बार, बट डिफरेंट इन नंबर। डिफरेंट इन नंबर, नंबर अलग अलग है। मतलब एग्जांपल समझते, मैंने लिखा CH3Cl, CH2Cl2, CH3CHCl3 और CCl4। चार मैंने आपके सामने बनाए, बना दिए चारों। बताओ जरा क्या लगता है, क्या होगा? किसका क्या कंडीशन अलग है इन सब में? ब्रांचिंग है क्या स्कोप में? ब्रांचिंग तो पॉइंट ही नहीं है, तो बचा क्या? मास। सबका मास सेम है क्या? खुद बताओ कितने ज्यादा का अंतर आने वाला है ना। लेफ्ट से राइट जब हम इधर को जाएंगे तो मास क्या होता है? क्या हो रहा है? मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या लगता है आपको, मास कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन 35.5 मास लेके चलेगा अपने साथ, तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। देखो, मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हो गया है ना? मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। दो केस समझ में आ गए। पहले वाले में हेलोजन अलग था, दूसरे वाले में हेलोजन का नंबर अलग था ना। लास्ट आते हैं, हेड आते हैं। केस नंबर 3, लास्ट केस है, ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग आने वाली है। ब्रांचिंग देखो ध्यान से कैसे होने वाला है। एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया CH3 CH2 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 और ये बना दिया Br। एक बनाया मैंने CH3 CH Br CH2 CH3, एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, या फिर और टिपिकल करना है तो ऐसे कर देते हैं। ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लास्ट मैंने बना दिया एक ये। अब आपसे मैंने पूछा क्या इनमें अलग है? मास तो सबका सेम आएगा, निकाल के देख लो। कार्बन कितने इसमें? 4 4 4। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन कितने इसमें? 3 2 5 5 2 7 7 2 9। वहां वाले में कितने हैं? 3 2 5 5 3 8 और 1 9। इधर वाले में 3 3 3 9 ही है हाइड्रोजन और एक भी आ सब में। मास तो सेम है ना। मास सेम है तो अगला फैक्टर कौन सा आता है? ब्रांचिंग। लग रहा है ना ब्रांचिंग अलग अलग है। इसमें कितने ब्रांचेज है? एक ही तरफ ब्रांच है इसमें। अगर मैं हेलोजन को बंद करूं तो हेलोजन को बंद करके दिख रहा है, हेलोजन के इर्द गिर्द कितनी ब्रांचेज है? खुद बताओ कितनी ब्रांचेज है इसके इर्द गिर्द? एक ही तरफ तो ब्रांच है। इसमें अगर हेलोजन को बंद कर दूं या हेलोजन वाले कार्बन को बंद कर दो, और अच्छा वर्ड होगा हेलोजन वाले कार्बन को बंद करो। ध्यान से देखना, मैंने हेलोजन वाले कार्बन को बंद करा, इसमें हेलोजन वाले कार्बन को बंद करा, इसमें मैंने हेलोजन वाले कार्बन को बंद करा। सही है? किसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेज है? खुद देख के बताओ, एक नॉर्मल सवाल है। कितने ब्रांचेज है यहाँ? 3।
ब्रांचेस ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, तो इसलिए इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसमें कितने ब्रांचेस है, 2, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका मिड में आ जाएगा। इसका ब्रांचेस सबसे कम है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ऑर्डर इस बार इधर को आया समझ में, सिंपल। ब्रांचेस मतलब फैला हुआ कितना है ना स्ट्रक्चर। आगे कुछ पूछना इसमें? ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, अगर जिसको ये लाइन याद है वो सारे क्वेश्चन कर देगा बॉइलिंग पॉइंट के, ये वाला बस यही है और क्या है। हो गया, डन, लिख लिया। अगली लाइन डालो छोटी सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन, खत्म होने वाला लास्ट रीडिंग में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन, लास्ट रीडिंग आज। फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगी। वहां फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन में लिखो, लिखिए। दे आर कलरलेस। हेलोअरीन मतलब क्लोरोबेंजीन की बात हो रही है, क्लोरोबेंजीन की बात हो रही है। लिखो कलरलेस, लिखो पहला पॉइंट, दे आर कलरलेस, लिख लिया। पहला पॉइंट है दे आर कलरलेस। नेक्स्ट लिखो दे आर हेवियर देन वाटर, पानी से ज्यादा भारी होते हैं, दे आर हेवियर देन वाटर। अगला लिखो, अगला लिखो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक में घुलते हैं, वही बात है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और नेक्स्ट लिखो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब है बेंजीन, अल्कोहल, इन सब में घुलते हैं अच्छे से, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिख लिया, बोलिए डन। एक बार फटाफट क्या यहाँ तक देख लो जरा, जितना स्टार्टिंग से अभी तक पढ़ा है, या फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई। फटाफट एक बार रिवाइज कर लो पूरा जितना पढ़ा है स्टार्टिंग, उसके बाद आपकी स्टार्ट होंगी। हाँ जी, कुछ पूछना आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में, एक बार फटाफट देख लो फिजिकल। और इसमें मैं एमओपी में कुछ पूछना है, ये आपका लगभग 50 to 60% चैप्टर हो चुका है। अब आपको बस केमिकल प्रॉपर्टीज बचा है पढ़ाने लायक। देख लो एक बार, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। कल एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, 10 मार्क्स का छोटा सा, ठीक है, बस रिएक्शंस वगैरह देखनी है, आप पढ़ लो कि नहीं पढ़ लो। तो एमओपी रिवाइज करके आना और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवाइज करके आना। इसमें तो बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइज कर लोगे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, आराम से आते हैं नंबर। अब तो तुम्हारी